अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आप सबको स्मरण होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रदूषण नामक पाठ के जो भी अभ्यास कार्य है पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में, वो हमने पूरा कर लिया था। हमने इसके मौखिक प्रश्न और सारी जो अभ्यास कार्य है वो हमने किया था पिछली कक्षा में। और आज हम इस पाठ के कठिन शब्द और लिखित प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्रदूषण जो पाठ पढ़ा था, इसमें जो हमारी प्रकृति है उसमें उसका जो दिन प्रतिदिन क्षति पहुंच रही है उसको हमारे कार्यकलापों से, उसका निवारण करने का संदेश मिला है हमें इस पाठ से कि हमें किस प्रकार से अपनी प्रकृति को संतुलित रखने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए अपने जो हमारी अनियमित आवश्यकताएं हैं उन्हें क्या करना होगा, सीमित करना होगा, है ना। जब आवश्यकताएं सीमित करेंगे हम, तभी हम अपनी पृथ्वी को, अपनी प्रकृति को प्रदूषित होने से या इसके अस्तित्व को समाप्त होने से बचा सकते हैं। और क्योंकि हमारा जीवन इस प्रकृति पर ही निर्भर है, यदि यह प्रकृति नहीं होती या ये प्रकृति जैसी है वैसी ना रही, तो सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो कौन होगा, वो मानव होगा। क्योंकि हमें जो खाना, हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो किसी से पूरी होती हैं, वो प्रकृति द्वारा ही पूरी होती हैं। यदि प्रकृति में वृक्ष नहीं होंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल, फूल, सब्जियां, दवाएं, है ना, ये सब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और वृक्ष जब कटते हैं तो उसका प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं पड़ता, इस जो प्रकृति है उसने जो अपना संतुलन बनाया हुआ है वो सबसे अधिक प्रभावित होती है। वर्षा प्रभावित होती है, नदियाँ प्रभावित होती हैं। और जैसे कि आजकल हम पढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षति जो पहुंच रही है वो ओज़ोन परत को पहुंच रही है। वो दिन प्रतिदिन हल्की हो रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे सीधे पृथ्वी पर पहुंच रही हैं, जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। आपने सुना होगा ना, लोगों को जो हैं उस खाल से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जिसे हम स्किन डिजीज़ कहते हैं। और उसका प्रमुख कारण क्या है, सूरज की पराबैंगनी किरणों का सीधे सीधे पृथ्वी पर आना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा और हमें इस पाठ से ये संदेश मिला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो कर ही सकते हैं कि वृक्ष लगाएं और जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले का प्रयोग करें। और जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, वाहनों के हॉर्न को अनावश्यक ना बजाएं। तो इस प्रकार से हम जिस भी तरह से अपनी प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए प्रदूषण को रोक सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने आप से खुद से एक संकल्प करें कि आप इस प्रकृति को बचाने के लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी सी चीज़ हो, कोई छोटा सा ही काम हो आपके द्वारा जो हो सकता है, वो आप अवश्य ही करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले ये देखिए लिखित प्रश्न हैं जिन्हें हम अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द करते हैं। ठीक, तो चलिए पहले कठिन शब्द कर लेते हैं और उसके बाद हम
प्रश्नोत्तर करेंगे। पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ होता है बेटा, अगर हम पर्यावरण का विच्छेद कर दें, जो शब्द है इसका विच्छेद करें तो ये परि प्लस आवरण हो जाएगा। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का होता है ढका हुआ। तो पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है कि चारों ओर से ढका हुआ, जो हमारा परिवेश है, जो हमारी पृथ्वी है, ये चारों ओर से एक आवरण से ढकी हुई है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। फिर है सजीव, सजीव अर्थात जिसमें जान हो, जो जीवित हो। आपदाएं, आपदाएं मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फटना, ये सब क्या हैं? आपदाएं हैं। निर्जीव अर्थात जिसमें जान ना हो। प्राणदायक अर्थात जान देने वाली, जैसे कि हम ऑक्सीजन को कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या होती है? प्राणदायक वायु है, जो हमें प्राण, जिसके कारण हम जीवित हैं या हम हमारे अंदर प्राण हैं। फिर है शुद्ध, शुद्ध अर्थात साफ। देखिए शुद्ध को दो तरह से लिखा जाता है और ये दोनों ही तरीके लिखने के सही हैं, चाहे हम पहले वाले की तरह लिखें और चाहे हम दूसरे वाले की तरह लिखें। पहला वाला जो लिखा है आप देखिए, उसमें नीचे दा के नीचे जो लगा है वो है हलंत। तो शुद्ध में हमेशा दा क्या होता है? शुद्ध में जो जब हम दा लिखते हैं तो दा के नीचे हलंत लगा देते हैं और इसका अर्थ ये हो जाता है कि दा क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक, लेकिन जब हम शुद्ध दूसरी तरह लिखते हैं तो हम दा को पूरा लिखते हैं और उसके नीचे क्या लिख देते हैं? धा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध है, ये दोनों ही तरीके सही हैं। फिर है वनस्पति, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे। प्राकृतिक, जो चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं उपहार के तौर पर, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं, जैसे कि वृक्ष, पहाड़, नदियाँ। और बताइए और क्या है? वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं। ठीक है, वनस्पति है, पेड़ पौधे। श्रृंखला, श्रृंखला कहते हैं जैसे एक के बाद एक चीज़ें एक क्रम में होना, क्या कहलाता है? श्रृंखला। ऋतु चक्र, ऋतु अर्थात मौसम, चक्र अर्थात उसके जो परिवर्तन होते हैं एक के बाद एक, वो ऋतु चक्र कहलाते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल वातावरण को कहते हैं, एटमॉस्फेयर को कहते हैं। आनुवांशिक, आनुवांशिक अर्थात जो हमें हमारे वंशों से प्राप्त है, वो क्या होता है? आनुवांशिक। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात आदत। परिणाम स्वरूप अर्थात किसी काम को करने के कर जो निष्कर्ष निकला, जो फल हुआ, वो क्या कहलाता है? परिणाम स्वरूप। उस चीज़ के लिए हम कहेंगे, शब्द इस्तेमाल करेंगे या उस स्थिति के लिए जो हम शब्द प्रयोग करेंगे वो होगा परिणाम स्वरूप। नियंत्रित, नियंत्रित अर्थात बस में होना, यानी जिसे हम कहते हैं कंट्रोल में होना। ठीक है, तो वो क्या होता है? नियंत्रित अर्थात बस में होना, या जिस पर हमारा हम जिसको जो हमारे द्वारा रोका जा सके, वो क्या कहलाता है? नियंत्रित। फिर ऑक्सीजन, अंधाधुंध यानी बहुत अधिक। मरुस्थल, आप जानते हैं मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान। निर्मल अर्थात कोमल। रासायनिक, रसायन, रसायन आपने केमिकल्स पढ़े होंगे, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? रसायन कहलाते हैं, और उसी से जो शब्द होता है बना हुआ वो होता है रासायनिक। ध्वनि, ध्वनि अर्थात आवाज़। दक्षिण, या दक्षिण कहते हैं साउथ को, और जो दक्षिणी अर्थात सदर्न, आपने पढ़ा होगा ना सदर्न एरिया, तो अगर हम उसे हिंदी में कहेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ साउथ होगा तो दक्षिण होगा। दक्षिणी लिखा है अर्थात सदर्न। वैश्विक यानी जो विश्व स्तर पर हो। ध्रुवों, यानी ध्रुव आप जानते हैं ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपने पढ़ा होगा, तो जो ऊपर और नीचे जो दो पोल हैं वो हिंदी में ध्रुव कहलाते हैं। फिर है समस्याओं अर्थात कठिनाइयाँ या परेशानियाँ। अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन आवास एवं रोजगार की व्यवस्था करने हेतु
वनों एवं वृक्षों का कटाव बढ़ने के साथ ही तापमान में हो रही वृद्धि जल स्तर को बढ़ा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पर्यावरण का अस्तित्व संकट में हो रहा है। संकट में अर्थात परेशानी में। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, सुन लीजिए गौर से। बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन आवास एवं रोजगार की व्यवस्था करने हेतु वनों एवं वृक्षों का कटाव बढ़ने के साथ ही तापमान में हो रही वृद्धि जल स्तर को बढ़ा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पर्यावरण का अस्तित्व संकट में हो रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, मानव सभ्यता के विकास ने प्राकृतिक संतुलन को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया? अर्थात हमने विकास तो कर लिया अपना, लेकिन हमने प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ा है। तो वही पूछ रहे हैं कि किस प्रकार बिगाड़ा। तो अगले पृष्ठ पर है इसका उत्तर। मानव सभ्यता के विकास ने, एक मिनट बेटा, मानव सभ्यता के विकास ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक की जगह अंधाधुंध भी हो सकता है, अधिकाधिक अर्थात बहुत ज़्यादा। तो मानव सभ्यता के विकास ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक विदोहन कर वर्षा की अनियमितता, ओजोन परत का क्षरण, हिमखंडों के पिघलने से बढ़ता जल स्तर आदि समस्याओं को बढ़ाकर प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाया है, या यहाँ पर आप लिख लेंगे क्षति पहुंचाई है। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाई है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, सुन लीजिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्षति, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप देख लीजिएगा, अभी मैं फिर से पढ़ देती हूँ। देख लीजिए, आइए, मैंने शब्द को सही कर दिया है, नुकसान की जगह क्षति होगा यहाँ पर सही शब्द। मानव सभ्यता के, मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ रही हूँ बेटा। मानव सभ्यता के विकास ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक विदोहन कर वर्षा की अनियमितता, ओजोन परत का क्षरण, हिमखंडों के पिघलने से बढ़ता जल स्तर आदि समस्याओं को बढ़ाकर प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाई है। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाई है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि हमें जितने भी प्रदूषण हैं उनके बारे में बात करनी है। तो पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढके हुए, अर्थात एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, परंतु यह आवरण प्रतिदिन हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलापों से प्रदूषित एवं प्रभावित हो रहा है। मानव नित्य इस पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिस कारण अनेक प्रकार के प्रदूषण जन्म ले चुके हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। पहला है वायु प्रदूषण। हम लोगों ने पढ़ा था पाठ में कि वायु प्रदूषण मानव द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों और कल कारखानों आदि से बढ़ रहा है। तो मानवीय आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ ही वाहनों का प्रयोग बढ़ा। मानवीय आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ ही वाहनों का प्रयोग बढ़ा। इसके साथ ही कल कारखानों एवं विभिन्न प्रकार के उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। फिर है जल प्रदूषण। घरों एवं कारखानों से निकलने वाला जल, यहाँ पर जल कर लीजिएगा, सही है, निकलने वाला प्रदूषित जल। घरों एवं कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित जल नालों में गिरता है, जिसके फलस्वरूप नदियों का जल बड़ी मात्रा में प्रदूषित होता है। फिर है ध्वनि प्रदूषण। वाहनों, लाउड स्पीकरों आदि के
प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर मानवीय जीवन पर कुप्रभाव डाल रहा है। वाहनों, लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर मानवीय जीवन पर कुप्रभाव डाल रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वृक्षों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। कागज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कागज़ बनाने के लिए बड़ी संख्या में वृक्ष काटे जाते हैं। निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। पॉलीथीन के उपयोग से बचना चाहिए। इसके स्थान पर कागज़ या कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए। और फिर अंतिम वाक्य, अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये तो 3 अहम प्रदूषण हैं जिनका हमारे जीवन से सीधा सीधा संबंध है और जिनको बढ़ाने में हम सबसे ज़्यादा आगे हैं। और जो सबसे अधिक समस्याएं हैं वो यहीं से उत्पन्न होती हैं, वायु से, जल से और ध्वनि से। तो हमें सबसे अधिक इन बातों का ध्यान रखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों द्वारा किसी भी प्रकार से जल या हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो या फिर कोई ऐसा ध्वनि प्रदूषण ना हो जिससे लोगों के सुनने की क्षमता नष्ट हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, तो ये प्रश्न थे 4 जिनका उत्तर मैंने आपको करवाए हैं। इन्हें आप भली प्रकार से समझकर इसी प्रकार से अपनी पुस्तिका में लिख लेंगे। इसके बाद हैं वाक्य प्रयोग। पहला शब्द है वनस्पति, फिर है बेतहाशा, वैश्विक, प्राणदायक और दूषित। इन 5 शब्दों से आप क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा और मैं आपको इसका PDF भी दूंगी ताकि यदि आपको वीडियो में से लिखने में कोई परेशानी हो तो आप वहाँ से देखकर सरलता से अपना कार्य कर लें। ठीक है, तो अध्ययन करते रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखिए और खूब अध्ययन करिए। आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं, अच्छे से करिएगा, अच्छे अंक लाने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे जिसमें हम अभ्यास पुस्तिका का कार्य करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।